हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरा नया यूट्यूब चैनल एसीएस फिजिक्स हब लर्न फिजिक्स विथ नोट्स। इसमें हम आज देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले स्टेटमेंट कवर करेंगे, फिर उसके बाद स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, और उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और लास्ट में देखेंगे स्कोप ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो पूरा वीडियो आप देखने की जरूरत है। पूरा कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए आप स्किप मत कीजिएगा और पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और कुछ डाउट है तो लास्ट में जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम शुरू करेंगे कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट के साथ। तो कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट में क्या बोला जाता है, अगर कोई दो चार्जेस Q1 Q2 ऐसा है और ये इसका जो प्रेजेंस कोई होमोजेनस मीडियम में है, दो पॉइंट चार्जेस का प्रेजेंस कोई होमोजेनस मीडियम में है और उसके अंदर डिस्टेंस भी नोन है, तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज ऐसा होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपको पता है, तो उस हिसाब से ये एफ का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अब ये डिस्क्राइब करने वाला है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है, होमोजेनस मीडियम मतलब यूनिफॉर्म मीडियम होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, इसके अंदर जो भी मीडियम रहेगा ये यूनिफॉर्म रहेगा। ये एयर भी रह सकता है, ग्लास भी रह सकता है, वाटर भी रह सकता है, या फिर कोई लिक्विड भी रह सकता है, कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी आपका मीडियम इसके अंदर रहने का पॉसिबिलिटी है। तो इसके ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन डिपेंड करेगा। तो पहला चार्ज क्या रहेगा, पहला पॉइंट रहेगा ये कि आपका ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, ये Q1 और Q2 का प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। और नेक्स्ट में क्या आएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, r है, तो इसका 1/r अगर कर देंगे, 1/r स्क्वायर, तो ये रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहेंगे, तो r जब इंक्रीज होगा तो f ड्रास्टिकली डाउन होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स, क्योंकि अगर दो बड़ा बड़ा कुछ चार्ज पार्टिकल है, अगर उसके अंदर हम कूलम्ब्स फोर्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर ये दोनों को ज्वाइंट करना पड़ेगा, फिर उसका वैल्यू r लेंगे और इसका जो चार्ज होगा Q1 और इसका जो चार्ज होगा Q2 लेकर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सेंटर टू सेंटर कंसिडर करके इस फोर्स को हम डिराइव करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस वो मीडियम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अगर ये Q1 और Q2 को कंसिडर करके हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दो निकल रहे हैं, अगर यहाँ पर Q3 दूसरा और एक चार्ज आ जाएगा या फिर Q4 और एक चार्ज आ जाएगा, तो उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर Q1 के ऊपर ड्यू टू Q2 कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन हो रहा है, तो Q4 और Q3 के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपको मैं कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म के बारे में बोलने वाला हूं, जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस स्लाइड में डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर Q1 Q2 दो चार्जेस हम कंसिडर करेंगे और उसके अंदर डिस्टेंस r रहेगा, तो उसके बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन रहेगा, वो क्या Q1 Q2 के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा और 1/r स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको अगर मर्ज कर लेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम लेंगे K को क्या बोला जाएगा, कूलम्ब्स कांस्टेंट। और कूलम्ब्स कांस्टेंट उसका जो वैल्यू रहेगा
वो नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो यूनिट रहेगा वो किसके, एफ, Q1, Q2 और R, वो किस यूनिट से मेजर किया गया है और प्रेजेंट किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो बाद में हम फुल्ली डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये रहेगा कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, ये जो कूलम्ब्स लॉ का जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, अगर Q1 एक चार्ज पार्टिकल है और Q2 एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों के अंदर डिस्टेंस R है। यहाँ पर ये रहेगा क्या, F12। F12 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट पॉइंट चार्ज ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज। तो फोर्स ऑन फर्स्ट पॉइंट चार्ज, इसका मतलब क्या रहेगा, इस फोर्स के लिए फोर्स एक्सपीरियंसिंग चार्ज Q1 है और फील्ड कॉजिंग चार्ज है Q2। अगर ये वाला फोर्स हम देखेंगे F21, तो इसमें क्या रहेगा, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा Q2, और Q उस टाइम Q2 फोर्स एक्सपीरियंसिंग चार्ज बन जाएगा और Q1 बन जाएगा आपका फील्ड कॉजिंग चार्ज। तो इस तरह आपको याद रखना है। अगर कोई ब्रॉड चार्ज पार्टिकल है तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा ब्रॉड पार्टिकल को एज्यूम करना पड़ेगा एक पॉइंट चार्ज की तरह, और उसके ऊपर पूरा चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है जिसका चार्ज Q1 है। तब भी इस चार्ज को हम लेकर क्या कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ का कुछ एप्लीकेशन सोच सकते हैं या फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर नेक्स्ट अभी देखेंगे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म सिमिलर टू स्केलर फॉर्म है, तो इसमें सिर्फ आपको वेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इसको डिस्क्राइब करना है। तो सेम चीज है, Q1 Q2 दो चार्ज है, ए बी दो पॉइंट में, ए पॉइंट में Q1 है, बी पॉइंट में Q2 है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है Q1 का R1 है, Q2 का R2 है। तो R1 R2 को लेकर अगर इसको हम डिराइव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या रहेगा, R2 माइनस R1, तो R21 लिख सकते हैं। ये जितना भी बोल्ड लेटर में मैं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि ये वेक्टर को ही प्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हम F12 और F21 के अंदर क्या रिलेशन है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो F12 अगर लेंगे मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो यहाँ पर क्या रहेगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर, और ये डायरेक्शन के लिए दिया गया है यूनिट वेक्टर R12 कैप। तो R12 कैप आपको पता है R21 कैप का ऑपोजिट है, इसीलिए नेगेटिव साइन देकर यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इसको अगर आगे लेकर हम वेक्टर में यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करेंगे, कैसे, R12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके R12 वेक्टर साइन दे देंगे, तो नीचे क्या रहेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई होगा R12, तो ये R क्यूब हो गया। तो ये जो R12 का मैग्नीट्यूड, इसको क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड जो रहेगा, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हम लिखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर R12 जो वेक्टर है, ऑलरेडी पिछले स्लाइड में हम देखे हैं R21 है, R2 माइनस R1, तो R12 क्या रहेगा, R1 माइनस R2। सिमिलरली यहाँ पर जैसे हम F12 को देखे, आगे F21 को अगर देखेंगे तो ऐसा इसका स्टेटमेंट आ जाएगा, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर और R21 कैप। तो इसको आगे सेम प्रोसेस में जाने से हम क्या देखेंगे, K Q1 Q2 R2 माइनस R1 क्यूब का मॉडुलस का साइन यहाँ पर दिया गया है मैग्नीट्यूड के लिए,
और R2 माइनस R1। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, R1 माइनस R2, यहाँ पर लिखा गया R2 माइनस R1। तो इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं कि F21 F12 के जस्ट ऑपोजिट, इसीलिए नेगेटिव डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो दोनों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा, इससे हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो अभी यहाँ पर ग्राफिकली हम प्रेजेंट करके देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट चार्जेस, दो लाइट चार्जेस है, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्सन रहता है। तो Q1 के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा Q2 का, और Q2 का फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा Q1 का। और दोनों केस में ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन ये ऑपोजिट रहेगा और इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेगा। और यहाँ पर अगर ऑनलाइक चार्जेस दो लेंगे तो ऑनलाइक चार्ज केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। नेक्स्ट, कूलम्ब्स कांस्टेंट के बारे में थोड़ा देखेंगे। ऑलरेडी हमें पता है F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो उस हिसाब से हमारा K का वैल्यू क्या आएगा, F R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। तो F का डायमेंशन जो है M L T टू द पावर -2, R का रहेगा L, तो उस हिसाब से L स्क्वायर, Q का रहेगा IT, और दोनों IT में यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, M L क्यूब T टू द पावर -4 I टू द पावर -2, ऐसा आपका डायमेंशन आ जाएगा K का। तो इसका अगर सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू देखेंगे वो पूरा आर्बिट्ररीली लिया गया है, कोई एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसको नहीं लिया गया है, इसीलिए आर्बिट्ररीली लिखा गया है और ये डायमेंशनलेस रहता है सीजीएस सिस्टम में। नेक्स्ट, अगर एसआई सिस्टम में इसको देखेंगे तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू कितना होगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। यहाँ पर जो माइनस लिखा गया है इसको प्लस कर देता हूँ, तो डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ के। एक्सपेरिमेंट बेसिस में इसको साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया है ये जो वैल्यू को। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्या डिस्क्राइब किया जाएगा, अगर बहुत सारे चार्जेस का फोर्स किसी एक सिंगल चार्ज के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है तो वो जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस होगा सिंगल चार्ज के ऊपर वो किसे कैलकुलेट होगा, वो सिर्फ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस को लेकर कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, एक Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 Q3 Q4 Qn तक चार्ज का बहुत सारे चार्जेस का फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ये लाइक चार्जेस सबको कंसीडर किया गया है, इसीलिए ये रिपल्सिव फोर्स है। और यहाँ पर जो फोर्स है F12 F13 F14 और F1n तक हम जा सकते हैं। जितने सारे चार्जेस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ तक जाएंगे। तो ये जो टोटल फोर्स इसके ऊपर जो होगा, अगर वो F1 होगा वो कैसे डिराइव किया जाएगा या फिर कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारे फोर्स का वेक्टर सम लेकर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैथमेटिकली ये लिखा गया है F1 इक्वल टू F12 F13 F14 अप टू F1n। तो उसको अगर एनलार्ज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप। उसी तरह आगे हम अप टू n लिख सकते हैं। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब्स फोर्स आता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स है। इसका मतलब क्या है, Q1 और Q2 अगर दोनों चार्ज रहेगा, पॉइंट चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज रहेगा
अगर Q1 कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है Q2 के वजह से कुछ फोर्स, तो Q2 भी एक्सपीरियंस करेगा सेम फोर्स, वो ऑपोजिट रहेगा, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो उस वजह से इस कूलम्ब्स फोर्स को क्या बोला जाता है? म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्सेस। ये सेंट्रल फोर्स है, ये एक टाइप का सेंट्रल फोर्स है, ऑलरेडी मैं बताया हूँ। वो जो ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी ब्रॉड चार्ज हम दो लेंगे और इसके ऊपर Q1 चार्ज और ये इसके ऊपर Q2 चार्जेस है, तो इसका सेंटर टू सेंटर हम कंसिडर करके कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। और ये भी कंसिडर करेंगे थे इस पॉइंट में ही ये पूरा चार्ज एक्युमुलेट हुआ है और ये पॉइंट में पूरा चार्ज एक्युमुलेट हुआ है। उसी हिसाब से हम कंसिडर करके कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ये जो फोर्स एक्ट करेगा ये सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगा, ठीक है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो इस साइड, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस between the two points does not depend on the path follow। इसका मतलब क्या है? कोई भी चार्ज अगर ये पॉइंट से लेकर पाथ, डिफरेंट पाथ से लेकर यहाँ तक आप ले आए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस दोनों के अंदर जो एग्जर्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। तो इसीलिए इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये जो कूलम्ब्स लॉ, इसका स्कोप क्या है, मतलब कहां से कहां तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका रेंज क्या है, एप्लीकेशन का रेंज। तो ये मिनिमम 10⁻13 सेंटीमीटर, उसका मतलब क्या है? 1 फॉर मी 10⁻15 मीटर आप याद रख सकते हैं। तो अगर r का वैल्यू 10⁻13 सेंटीमीटर से सेवरल किलोमीटर है, ये लॉ एप्लीकेबल रहेगा। तो इससे नीचे नहीं रहेगा। अगर 10⁻13 से अगर नीचे आ जाता है दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस, तो ये वाला एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्या एप्लीकेबल नहीं हो सकता? ये कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो ये एक लिमिटेशन में आएगा, जो हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 2 में लिखा गया है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 10⁻13 सेंटीमीटर से कम होता है। तो इसीलिए ये जो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल इस केस में नहीं होता है। और ये जो प्रोटॉन लाइट चार्ज है, रिपेल करना चाहिए, क्यों रिपेल नहीं कर रहा है, ये भी ये लॉ डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। तो इसका लिमिटेशन में ये आता है, ये पॉइंट। और ये जो कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, इसी को ही लेकर कैलकुलेट हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, अगर कोई कंडक्टर हम इसके पास रख देंगे तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन वो वेरी करेगा। अगर ये Q1 है, अगर ये Q2 है, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव आप अज्यूम कर सकते हैं। अगर इसके पास एक कंडक्टर आ जाता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, उसके वजह से इसके ऊपर जो नेट चार्ज जो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम कैलकुलेट किए हैं, तो वो सही नहीं रहेगा, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते और ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी एक लिमिटेशन में आएगा। फिर नेक्स्ट, यहाँ पर आपको पूरा समराइज करके मैं नोट दे दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आपका जो नोट तैयारी करना है उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो जो भी डाउट्स रहेगा आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर आप लिख सकते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आप सही समय पर आप लोगों का जो भी डाउट्स होगा उसका रिस्पॉन्स आपको कैसे मिलेगा, वीडियो के थ्रू या फिर लाइव इंटरेक्शन के थ्रू या फिर 1-to-1
या फिर पब्लिक लाइव इंटरेक्शन के थ्रू या फिर कोई वीडियो के थ्रू, तो वो वाला इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए आपको कमेंट देना है कमेंट सेक्शन में जाकर। तो फ्री डाउट क्लियर सर्विस को आप अवेल करने के लिए अभी मैंने जो बोला, आपको कमेंट देना है कमेंट सेक्शन में जाकर और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना है। और जितना भी मेरा लिंक्स है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मुझे पर्सनली भी ईमेल करके बात कर सकते हैं। अभी आपसे मैं बोलना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।